जय हिंद। पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे और आज हमारा आखिरी सेशन है इस चैप्टर का। आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे पीजेंट एक्टिविटी इन प्रोविंसेस के बारे में। प्रोविंसेस में जो भी पीजेंट एक्टिविटीज हुई उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा, हमारी कंट्री की रिसेंट हिस्ट्री में दो बड़े इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए हैं। एक का नाम है तेभागा मूवमेंट और दूसरे का नाम है तेलंगाना मूवमेंट। इन दोनों मूवमेंट्स के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीजेंट एक्टिविटी इन प्रोविंसेस के बारे में। हालांकि प्रोविंसेस के अंदर एज सच कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीजेंट एक्टिविटी हुई नहीं, कुछ छोटी छोटी चीजें हुई। उन्हीं छोटी छोटी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे केरला के बारे में। केरला के मलाबार वाले रीजन में लैंडलॉर्ड्स पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया करते थे और इसी एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक्टिविस्ट पीजेंट्स को मोबिलाइज करेंगे, पीजेंट्स को यूनाइट करेंगे। पीजेंट्स को मोबिलाइज किया जाएगा, पीजेंट्स को यूनाइट किया जाएगा और पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया जाएगा। ये जो पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको क्या बुलाया जाएगा? इनको बुलाया जाएगा कृषक संगम्स। क्या बुलाया जाएगा? कृषक संगम्स बुलाया जाएगा। और मलाबार रीजन के ये जो पीजेंट्स हैं ये बड़ा यूनिक तरीका निकालेंगे प्रोटेस्ट का। ये क्या करेंगे? ये खुद को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करेंगे और ये जो पीजेंट ग्रुप्स बनाए गए इनको क्या बुलाया गया? इनको बुलाया गया जत्थास। और ये जो पीजेंट्स के ग्रुप्स थे, जत्थास थे, ये लैंडलॉर्ड के घर तक मार्च करते थे, ये लैंडलॉर्ड के घर तक जाते थे और एक तरीके से लैंडलॉर्ड के ऊपर प्रेशर बनाते थे कि हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करो। एक बड़ा सिग्निफिकेंट कैंपेन किया गया 1938 में। एक बड़ा सिग्निफिकेंट कैंपेन किया गया और इस कैंपेन में डिमांड क्या रखी गई? डिमांड बड़ी सिंपल थी कि जो मलाबार टेनेंसी एक्ट ऑफ 1929 है उसमें अमेंडमेंट्स किए जाने चाहिए, उसमें बदलाव किए जाने चाहिए। बहुत सिंपल। केरला के मलाबार वाले रीजन में लैंडलॉर्ड्स पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया करते थे और इसी एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक्टिविस्ट ने पीजेंट्स को मोबिलाइज किया, पीजेंट्स को यूनाइट किया और पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर ये कहें कि कृषक संगम्स को फॉर्म किया गया। ये जो पीजेंट्स हैं वो खुद को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करेंगे। इन ग्रुप्स को बुलाया गया जत्थास और ये जो जत्था हैं ये लैंडलॉर्ड के घर तक मार्च करेंगे, लैंडलॉर्ड के घर तक जाएंगे और लैंडलॉर्ड के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करो। बहुत सिंपल। फिर इसके बाद बात आती है आंध्रा के बारे में और आंध्रा में भी सिचुएशन बड़ी यूनिक थी। एक तरफ तो इलेक्शंस हो गए थे और इन इलेक्शंस में कांग्रेस के लोगों ने बड़े ही पावरफुल जमींदार्स को हरा दिया था। इलेक्शंस में कांग्रेस के लोगों ने जमींदार्स को हरा दिया था। जमींदार्स जो कि अपने आप में बेहद पावरफुल हुआ करते थे वो इलेक्शंस हार गए थे और इसकी वजह से जमींदार्स की जो पावर है, जमींदार्स की जो प्रेस्टीज है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, उसमें कमी देखने को मिल रही थी। एक तरफ जमींदार्स इलेक्शन हार गए थे, दूसरी तरफ एंटी जमींदार मूवमेंट्स चल रहे थे। जमींदार्स की पावर, प्रेस्टीज कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, इलेक्शंस हार गए हैं और दूसरी तरफ एंटी जमींदार मूवमेंट चल रहे हैं और तीसरी तरफ प्रोविंशियल रैयत एसोसिएशंस एक्टिव हो गई हैं। और ये जो प्रोविंशियल रैयत एसोसिएशंस हैं इनका काम क्या है? ये बहुत एक्टिवली पीजेंट्स की आवाज को उठा रही हैं, पीजेंट्स की समस्या को उठा रही हैं। एक तरफ तो जमींदार्स की पावर में कमी आ रही है, वो इलेक्शंस हार गए हैं, दूसरी तरफ उनके खिलाफ एंटी जमींदार मूवमेंट चलाए जा रहे हैं और तीसरी तरफ प्रोविंशियल रैयत एसोसिएशंस बहुत एक्टिवली पीजेंट्स की आवाज को उठा रही हैं। 1933 में एनजी रंगा ने इंडिया पीजेंट्स इंस्टीट्यूट को सेटअप किया। 1933 में एनजी रंगा ने इंडिया पीजेंट्स इंस्टीट्यूट को सेटअप किया और 1936 के बाद कांग्रेस के सोशलिस्ट लीडर्स ने पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत की, पीजेंट्स को यूनाइट करने की शुरुआत की। जैसे पीसी जोशी, अजय घोष, आरडी भारद्वाज, ये वो कांग्रेस के सोशलिस्ट लीडर्स थे जिन्होंने पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने पीजेंट्स को यूनाइट किया और एंटी जमींदार मूवमेंट्स को आगे बढ़ाया। तो आंध्रा में भी बहुत सिंपल तौर पे जमींदार्स के अगेंस्ट में एंटी जमींदार मूवमेंट चलाए गए, प्रोविंशियल रैयत एसोसिएशंस ने पीजेंट्स की आवाज को उठाया,
कांग्रेस ने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। फिर बात आती है बिहार के बारे में, और बिहार में भी कहानी सेम है। बिहार में भी जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, जो जमींदार्स हैं, वो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि बिहार के पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं, जैसे सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में भी की थी। किस कॉन्टेक्स्ट में बातचीत की थी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सहजानंद सरस्वती के अलावा कार्यानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा, ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे बिहार में जो कि पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो कि पीजेंट्स को यूनाइट कर रहे थे। 1935 में बिहार के अंदर प्रोविंशियल किसान कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया, और इस प्रोविंशियल किसान कॉन्फ्रेंस में एंटी जमींदारी स्लोगन को अडॉप्ट किया गया, खुले में, ओपनली। 1935 में प्रोविंशियल किसान कॉन्फ्रेंस के अंदर एंटी जमींदारी स्लोगन को अडॉप्ट किया गया। अपने आप में बड़ी बात है, बिकॉज जमींदार बड़े पावरफुल लोग हुआ करते थे, उनके खिलाफ खुले में एंटी जमींदारी स्लोगन को अडॉप्ट किया गया 1935 की प्रोविंशियल किसान कॉन्फ्रेंस में। लेकिन एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई कि ये जो प्रोविंशियल किसान सभा थी और कांग्रेस थी, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया बख्शत लैंड के ऊपर। बख्शत लैंड क्या होती है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो ऐसी जमीन जो किसी कल्टीवेटर के नाम होती है, जो किसी टेनेंट के नाम होती है, लेकिन उस पर कब्जा होता है किसी बड़े जमींदार का, किसी बड़े लैंडलॉर्ड का। अब ये जो बख्शत लैंड का इश्यू था, कांग्रेस इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करना चाह रही थी कि थोड़ा बहुत टेनेंट की बात भी सुनो और थोड़ा बहुत जमींदार की भी बात सुनो। लेकिन प्रोविंशियल किसान सभा का कहना क्या था कि जिसके नाम पे जमीन है उसको जमीन दी जानी चाहिए। और इसी बात के ऊपर प्रोविंशियल किसान सभा और कांग्रेस के बीच में डिस्प्यूट हो गया। अब सोचो, बिहार के पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यूनाइट करने के लिए जो दो बॉडीज काम कर रही हैं, उन्हीं के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, तो मूवमेंट लंबा चलेगा या खत्म हो जाएगा? बट ऑब्वियसली बात है, मूवमेंट खत्म हो जाएगा, और यही हुआ। बिहार के अंदर ये जो मूवमेंट है ये खत्म हो गया अगस्त 1939 में। तो बिहार में भी अगर प्रोविंसेस के अंदर देखें तो बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ नहीं। फिर बात आती है पंजाब के बारे में, और पंजाब के अंदर अर्लियर फेज में पीजेंट्स को मोबिलाइज करने का काम, पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का काम किसने किया? पंजाब नौजवान भारत सभा ने किया, कीर्ति किसान पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया और अकालीज ने किया। लेकिन लेटर फेज में 1937 से पंजाब के पीजेंट्स को मोबिलाइज करने का काम किसने किया? पंजाब किसान कमेटी ने किया। किसने किया? पंजाब किसान कमेटी ने किया। और ये जो पंजाब किसान कमेटी है, ये पीजेंट्स के दो इमीडिएट इश्यूज को उठाएगी। एक तो रीसेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन अमृतसर एंड लाहौर। अमृतसर और लाहौर में जो लैंड रेवेन्यू का इश्यू था उसको उठाया गया, और दूसरा कैनाल कॉलोनीज में वाटर रेट्स को इंक्रीज कर दिया गया था। इसकी वजह से भी पीजेंट्स परेशान थे और इस इश्यू को भी पीजेंट्स ने उठाया। ये जो पंजाब किसान कमेटी है, इसने पंजाब के पीजेंट्स को मोबिलाइज किया, यूनाइट किया, और पीजेंट्स स्ट्राइक पे गए। नतीजा ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने पंजाब के पीजेंट्स को कंसेशंस दिए। लेकिन ये जो पंजाब में भी पीजेंट्स का मोबिलाइजेशन हो रहा है, इसकी भी टेरिटोरियल रीच लिमिटेड है। जैसे वेस्टर्न पंजाब के जो मुस्लिम टेनेंट्स थे और साउथ ईस्ट पंजाब जो कि आज का हरियाणा है, वहां पे हिंदू पीजेंट्स थे, और इन दोनों एरिया के जो पीजेंट्स हैं दे वर लार्जली अनअफेक्टेड। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो पीजेंट्स के लिए आवाज भी उठाई जा रही थी, ये वाइड स्प्रेड नहीं था, छोटे छोटे एरियाज तक ही ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो एक्टिविटीज हैं, ये लिमिटेड थी। और इसी फेज के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी ये जो किसान सभाज हैं ये अपना काम करती रहेंगी, ये पीजेंट्स को मोबिलाइज करती रहेंगी, ये पीजेंट्स की आवाज को उठाती रहेंगी। इनफैक्ट 1943 में जब फेमाइंस आए तो उन फेमाइंस में इन किसान सभाज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन इसी फेज के दौरान बहुत सारे लीडर्स किसान सभा को छोड़ के भी चले जाएंगे, जैसे सहजानंद चले जाएंगे, इंदुलाल याग्निक चले जाएंगे, एनजी रंगा चले जाएंगे। कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया था। अब वो डिस्प्यूट एग्जैक्टली क्या था
उसमें हमें घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डिस्प्यूट की वजह से इस फेज के दौरान बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो किसान सभा को छोड़ के चले जाएंगे। बहुत सिंपल। प्रोविंसेस के अंदर क्या क्या पीजेंट एक्टिविटीज देखने को मिली, उसमें एज सच बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट काम हुआ नहीं है। कुछ छोटी मोटी चीजें हुई हैं जिनको अभी हमने देखा है। ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये अपने आप में कहीं मेंस में काम आ जाएंगी, कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत प्रीलिम्स में काम आ जाए। तो बेसिक तौर पे इनको याद रखना, बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दी ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, सेकंड वर्ल्ड वॉर तक कहानी किस तरीके से चली उस सब के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद बात आती है कि पोस्ट वॉर सिनेरियो क्या रहा। पोस्ट वॉर हमारी कंट्री में दो बड़े इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए। सबसे पहला है तेभागा मूवमेंट। ये जो तेभागा मूवमेंट है इसकी कहानी क्या है। एक फ्लड कमीशन बनाई गई थी, फ्लड कमीशन बनाई गई थी और इस फ्लड कमीशन ने तेभागा को लेके अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। फ्लड कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी रिगार्डिंग दिस तेभागा। देखो सिनेरियो क्या है। मान लेते हैं कि ये कोई लंबा चौड़ा फील्ड है। इस फील्ड को जो जमींदार ओन करता है, जो लैंडलॉर्ड ओन करता है, उसको लोकली बुलाया जाता था जोतेदार। क्या बुलाया जाता था? उसको लोकली बुलाया जाता था जोतेदार। और इस जोतेदार के बिहाफ पे इस जमीन को जो आदमी कल्टीवेट करता था उसको लोकली बुलाया जाता था बरगरदार। क्या बुलाया जाता था? बरगरदार बुलाया जाता था, या इसको बाग चाशी भी बुलाया जाता था, या अधिहार भी बुलाया जाता था, या फिर इसको शेयर क्रॉपर भी बुलाया जाता है। जिसकी जमीन है, जो मालिक है, जो जमींदार है, उसको लोकली बुलाया जाता था जोतेदार। और जोतेदार के बिहाफ पे इस जमीन को जो कल्टीवेट कर रहा है उसको बुलाया जाता था बरगरदार। और होता क्या था कि मान लेते हैं इस पूरी जमीन के ऊपर 90 क्विंटल की पैदावार हुई, तो 45 क्विंटल तो मिल जाता था बरगरदार को और 45 क्विंटल मिल जाता था जोतेदार को। मतलब आधा आधा शेयर डिवाइड कर लिया जाता था। लेकिन फ्लड कमीशन ने क्या कहा? फ्लड कमीशन ने यह कहा कि जितनी भी टोटल पैदावार है उसका 2/3 शेयर किसको मिलना चाहिए? बरगरदार को मिलना चाहिए। मतलब हमारे एग्जाम्पल के केस में 60 क्विंटल किसको मिलना चाहिए? बरगरदार को मिलना चाहिए। और सिर्फ 30 क्विंटल 1/3 जो है वो मिलना चाहिए जोतेदार को। बेसिकली ये जो फ्लड कमीशन है इसने बरगरदार के बारे में सोचा। इसने एक तरीके से बोला कि भाई जो आदमी कल्टीवेट कर रहा है एक्चुअल में लैंड को, उसको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। नाम किसी के भी हो, लेकिन कल्टीवेट जो आदमी कर रहा है लैंड को, उसको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। तो फ्लड कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी तेभागा की कि जो 2/3 शेयर है वो मिलना चाहिए बरगरदार को, और जो 1/3 शेयर है वो जाना चाहिए जोतेदार के पास में। पहले क्या होता था? पहले हाफ हाफ डिवाइड किया जाता था, लेकिन इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। तो सितंबर 1946 में बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा ने ये बोला कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं इनको इंप्लीमेंट किया जाए। बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा ने प्रेशर बनाने की शुरुआत की कि फ्लड कमीशन की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया जाए। बंगाल के जो कम्युनिस्ट लोग थे उन्होंने बरगरदार्स को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत की, उन्होंने बरगरदार्स को यूनाइट करने की शुरुआत की, और उन्होंने एक स्लोगन दिया, निज कामरे धन तोलो। निज कामरे धन तोलो मतलब द शेयर क्रॉपर्स, द बरगरदार्स टेकिंग पैडी टू देयर ओन थ्रेशिंग फ्लोर एंड नॉट टू जोतेदार्स हाउस। कि ये जो शेयर क्रॉपर्स हैं, ये जो बरगरदार्स हैं, ये फसल को अपने घर पे लेके जाएंगे, जोतेदार के घर पे नहीं लेके जाएंगे। बहुत सिंपल। सिनेरियो क्या है? फ्लड कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी तेभागा की। फ्लड कमीशन ने बोला कि जो 2/3 शेयर है वो बरगरदार को मिलना चाहिए, जोतेदार को सिर्फ 1/3 शेयर मिलना चाहिए।
जब इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो सितंबर 1946 में बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा ने प्रेशर बनाया और ये बोला कि ये जो फ्लड कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं इनको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए और बरगरदार्स को यूनाइट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो तेभागा मूवमेंट है इसका जो मेन सेंटर था वो कहां था? नॉर्दर्न बंगाल में। कहां पे था? नॉर्दर्न बंगाल में। मुस्लिम्स ने भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये जो तेभागा मूवमेंट है ये डेसिपेट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? बिकॉज एक तो बरगरदार्स को दिखाने के लिए, उनको सिर्फ बहलाने के लिए सरकार लेकर आई बरगरदारी बिल। ये जो बरगरदारी बिल था इसमें एज सच इंपॉर्टेंट चीज कोई भी नहीं थी, सब्सटेंस वाली चीज कोई भी नहीं थी, लेकिन दिखाने के लिए एक बरगरदारी बिल लाया गया और इसकी वजह से ये जो बरगरदार्स हैं ये थोड़ा शांत हो गए। दूसरा, सरकार बहुत इंटेंसली इस मूवमेंट को रिप्रेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए स्टेप्स लेगी। और तीसरा, ये जो तेभागा मूवमेंट है ये कब हो रहा है? 1946 के अंदर। अगले साल में आजादी मिल जाएगी। नेशनल लेवल पे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे थे। हमारे लीडर्स का ध्यान उन नेशनल इवेंट्स के ऊपर ज्यादा था, तेभागा मूवमेंट के ऊपर उतना ध्यान गया नहीं और इस वजह से ये जो तेभागा मूवमेंट है ये खत्म हो जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं ये जोतेदार क्या होते हैं, ये बरगरदार क्या होते हैं, फ्लड कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दी थी, वो सब आपको समझ में आया होगा। कभी तेभागा मूवमेंट पूछ लिया जाए तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। फिर दूसरा है तेलंगाना मूवमेंट, और ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट गुरिल्ला वॉर है। मतलब लगभग 3000 विलेजेस और 3 मिलियन की पॉपुलेशन को इस तेलंगाना मूवमेंट ने अफेक्ट किया था। कहानी क्या है? हैदराबाद की जो प्रिंसली स्टेट थी जिसको अशजाही निजाम्स रूल किया करते थे, उस प्रिंसली स्टेट में एक तो रिलीजियस लिंग्विस्टिक डोमिनेशन देखने को मिल रहा था। बेसिकली रूल किया करते थे मुस्लिम रूलर्स और पॉपुलेशन हिंदूज की भी काफी थी। फिर लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस भी थे, तो रिलीजियस लिंग्विस्टिक डोमिनेशंस भी देखने को मिल रहे थे। और दूसरा, वहां पे जो देशमुख्स हुआ करते थे, वहां पे जो पावरफुल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। फोर्स्ड लेबर करवाई जाती थी और फोर्स्ड लेबर को क्या बुलाया जाता था? वेथी बुलाया जाता था। फोर्स्ड लेबर के लिए जो टर्म यूज किया जाता था वो क्या था? वेथी। इस टर्म को याद रखना। पीजेंट्स को रेंट देने के लिए फोर्स किया जाता था। तो एक तरीके से पीजेंट्स की सिचुएशन बेहद ही खराब थी। देशमुख्स वगैरह, लैंडलॉर्ड्स वगैरह पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे, परेशान करते थे, और इसी एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में ये जो पीजेंट्स हैं ये यूनाइट होंगे और अपराइजिंग की शुरुआत होगी जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। एक देशमुख ने, या फिर ये कहें कि एक पावरफुल लैंडलॉर्ड ने एक विलेज मिलिटेंट को मार दिया। विलेज मिलिटेंट जो था वो जनगांव तालुका का रहने वाला था। जनगांव तालुका के एक विलेज मिलिटेंट को एक पावरफुल लैंडलॉर्ड ने, एक देशमुख ने मार दिया। और जब ऐसा हुआ तो विलेजर्स ने खुद को ऑर्गेनाइज किया और एक पावरफुल अपराइजिंग की शुरुआत हुई जुलाई 1946 में। पीजेंट्स ने खुद को ऑर्गेनाइज किया विलेज संगम्स में। पीजेंट्स ने खुद को यूनाइट किया, खुद को ऑर्गेनाइज किया विलेज संगम्स में, और पीजेंट्स ने लाठीज के थ्रू, स्टोन्स के थ्रू और चिली पाउडर के थ्रू ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ये जो देशमुख हैं, इनको अटैक करने की शुरुआत की। ये जो मूवमेंट है ये अपने पीक इंटेंसिटी पर रहा 1947 से लेके सितंबर 1948 के बीच तक। पीजेंट्स ने रजाकार्स को डिफीट किया। रजाकार्स बेसिकली निजाम्स के चौकीदार हुआ करते थे, उनको भी डिफीट किया पीजेंट्स ने। पीजेंट्स इतना अग्रेसिव थे, इतना अग्रेसिवली अटैक कर रहे थे इन रजाकार्स को, इन देशमुख्स को, इन लैंडलॉर्ड्स को, कि इनको मारा गया। इनफैक्ट हालत तब तक नहीं सुधरी जब तक कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटरवीन नहीं किया। अल्टीमेटली इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगी, इंटरवीन करेंगी, ये जो पीजेंट्स की विलेज संगम्स थे इनको सप्रेस करेंगी, और तब जाके ये जो मूवमेंट है ये थोड़ा ठंडा होगा, इसमें थोड़ी शांति आएगी। लेकिन ये जो लंबा चौड़ा तेलंगाना मूवमेंट हुआ इसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी निकले। एक तो ये जो तेलंगाना वाला एरिया था, ये जो आंध्रा वाला एरिया था, यहां पे विलेजेस में जो वेथी करवाई जाती थी, जो फोर्स्ड लेबर करवाई जाती थी, अब वो डिसअपियर हो गई, अब वो खत्म हो गई।
एग्रीकल्चर के जो वेजेस हैं वो इंक्रीज हो गए, उनको बढ़ा दिया गया। जो लैंड इलीगली सीज कर ली गई थी, जिसके ऊपर बड़े बड़े जमींदार लोगों ने कब्जा कर लिया था, उसको रिस्टोर कर दिया। फिर सीलिंग्स को फिक्स कर दिया गया और लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इरिगेशन को इंप्रूव करने के लिए कामकाज किया गया और कोलेरा से लड़ाई लड़ने के लिए भी स्टेप्स लिए गए। विमेंस की कंडीशन में भी सुधार देखने को मिला और जो ऑटोक्रेटिक फ्यूडल रिजीम हुआ करता था इंडिया की इस सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट का, वो अब उतना मजबूत नहीं रहा था। और अल्टीमेटली एक तरीके से ये जो तेलंगाना मूवमेंट है, इसने फाउंडेशन रखी रिफॉर्म्स की, इसने फाउंडेशन रखी बदलाव की। बहुत सिंपल, आपको याद इतना रखना है कि तेलंगाना मूवमेंट अपने आप में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पीजेंट गुरिल्ला वॉर था, जिसने लगभग 3000 विलेजेस को और 3 मिलियन की पॉपुलेशन को इंपैक्ट किया, अफेक्ट किया। प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे जो देशमुख हुआ करते थे, जो पावरफुल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे, फोर्स्ड लेबर वेथी के लिए मजबूर करते थे, उनसे हाई रेंट निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन एक देशमुख ने जनगांव तालुका के एक विलेज मिलिटेंट को मार दिया जुलाई 1946 में, और इसके बाद पीजेंट्स ने खुद को ऑर्गेनाइज किया विलेज संगम्स में, और पीजेंट्स ने इन देशमुख्स को, इन लैंडलॉर्ड्स को अटैक करने की शुरुआत की, लाठीज के थ्रू, स्टोन्स के थ्रू, चिली पाउडर के थ्रू। और सिचुएशन अल्टीमेटली तब कंट्रोल में आई जब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटरवीन किया। लेकिन तेलंगाना मूवमेंट ने एक तरीके से बहुत सारे रिफॉर्म्स की फाउंडेशन रखी। अब अगर मोटा मोटा देखें कि जितने भी पीजेंट मूवमेंट्स हुए, इनका इवेल्युएशन किस तरीके से किया जाए, तो एक तो ये है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स होंगे, उनके फाउंडेशन के तौर पे काम किया इन पीजेंट मूवमेंट्स ने। बिकॉज इतने टाइम से पीजेंट्स की लड़ाई चल रही थी, तो जो लीडर्स थे उनको समझ में आ रहा था कि हमें एग्रेरियन रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, जैसे हमें जमींदारी को अबॉलिश करने की जरूरत है, तभी ट्रू सेंस में एग्रीकल्चर को इंप्रूव किया जा सकता है, तभी ट्रू सेंस में पीजेंट्स की जो कंडीशन है उसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो एक तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स के फाउंडेशन के तौर पर काम किया इन पीजेंट मूवमेंट्स ने, और दूसरा जो लैंडेड क्लास की पावर हुआ करती थी, ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और जमींदार्स की पावर हुआ करती थी, वो काफी हद तक इरोड हो गई, वो काफी हद तक खत्म हो गई बिकॉज ऑफ दिस पीजेंट मूवमेंट्स। और इसके साथ ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर खत्म हो गया। इजी चैप्टर था, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।